हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। तो ये हमारा गाइस सेकंड लेक्चर है in the context of relationship of anthropology with other discipline. If you remember, in the previous session we have covered relationship of anthropology with the history. We have also covered relationship of anthropology with the sociology. So अभी इस क्लास में हमें क्या क्या करना है, जो बाकी डिसिप्लिन्स रह गए उनके कॉन्टेक्स्ट में हमें स्टडी करना है एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशन. And the first one is what? Economics. That what type of relationship anthropology have with the economics. तो guys, जब आप economics की बात करते हो, what is economics? आपने पढ़ा होगा economics में कि economics is nothing but it is the study of the households. It is the study of the state. It is the study of the household. जिसके अंदर आप मटेरियल लाइफ के साथ डील करते हो, जिसमें आप स्टडी करते हो अबाउट द प्रोडक्शन, distribution and consumption of the goods, right? इसके अंदर मेजरली 3 चीजों पे फोकस किया जाता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन के ऊपर. सो इकोनॉमिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप मटेरियल लाइफ के बारे में बात करते हो, जिसमें आप उनके एक्सचेंज, उनकी प्रोडक्शन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे उस तक पहुंचानी है चीजें, इन सब के साथ डीलिंग होती है. अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैडम कैसे इकोनॉमिक्स के साथ ये रिलेटेड है. बिल्कुल जी हाँ, रिलेटेड है इकोनॉमिक्स के साथ एंथ्रोपोलॉजी, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी में एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी का, जिसमें हम इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करते हैं, जो कि फॉल करते हैं आपका सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर. सो वहां पर इकोनॉमिक्स का रेलेवेंस है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस जो कि आपका स्टडी कर रहा है किसको? मॉडर्न सोसाइटीज को, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटीज जो है वो प्रॉफिट मोटिव होता है उनका. सो ये आपका मॉडर्न सोसाइटीज को स्टडी करता है, इसीलिए ये बिकम्स इंपॉर्टेंट. राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर आपको ये मॉडर्न सोसाइटीज जहां से ओरिजिन होती हैं, देखो आज की डेट में इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पैसा, है ना. सो डोंट यू थिंक कि इकोनॉमिक्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इश्यूज द सोसाइटीज आर फेसिंग, है ना. जो मॉडर्न या फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, उनके इश्यूज को एड्रेस करने में इकोनॉमिक्स आपकी मदद करता है. एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, ये सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है. नाउ टॉकिंग अबाउट कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा क्वेश्चन का. सो यू विल राइट अबाउट इंट्रोडक्शन, यू विल राइट अबाउट इकोनॉमिक्स. किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के साथ, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के साथ, जो आपका सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का ही एक हिस्सा है. सिमिलर क्यों है? क्योंकि दोनों के अंदर आप इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी करते हो कि मॉडर्न सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है. लेकिन अगर वहीं आप एंथ्रोपोलॉजी की बात करो, सो एंथ्रोपोलॉजी में ये जो सिस्टम होता है इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं, जिसमें हम ट्राइबल इंडिया को भी स्टडी करते हैं. अब देखो ट्राइब्स में तो ऐसा चीज नहीं है ना, ट्राइब्स को तो इतना मनी का लालच नहीं होता, लेकिन मनी का एक्चुअल में लालच किसको है? मॉडर्न एडवांस सोसाइटीज को, जो कि हम इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जिनको हम स्टडी करते हैं. व्हाट आर द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ अप्रोच, कि दोनों की अप्रोच कैसी है. अगर आप बात करो इकोनॉमिक्स की अप्रोच, तो इकोनॉमिक्स की अप्रोच होमोजीनियस अप्रोच है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे आधारित है. लेकिन अगर आप बात करो किसकी? एंथ्रोपोलॉजी की. सो एंथ्रोपोलॉजी में आप इकोनॉमिक्स के साथ साथ यू टॉक अबाउट मैरिज, यू टॉक अबाउट किनशिप, रिलेशनशिप, political organizations, right? You talk about what? You talk about कि वहां का कल्चर कैसा है. सो वहां पे हम ये सारे एस्पेक्ट्स की बात करते हैं. वहां पे होमोजेनिटी भी है, हिट्रोजेनिटी भी है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी जो अप्रोच है वो होमोजीनियस अप्रोच है. क्लियर?
नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स, सो इसी के बेसिस के ऊपर इन दोनों के प्रिंसिपल्स डिफरेंट हो गए। क्लियर है? जैसे कि प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स में आपकी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन आ गए, लेकिन यहां पे आपकी अलग अलग सेरेमनीज आती हैं। जैसे इकोनॉमिक सिस्टम की ही सेरेमनी की बात कर लें तो कुला एक्सचेंज आता है इसके अंदर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुला एक्सचेंज के अंदर क्या है? इट इज ए इकोनॉमिक सिस्टम जो कि ट्राइबल लोग यूज करते थे। वी टॉक अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन, वी टॉक अबाउट रेसिप्रोसिटी, ठीक है। वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम ऐसे कोई भी प्रिंसिपल्स की बात नहीं करते। इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? बार्टर सिस्टम की। कि पहले क्या होता था? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता था थ्रू द हेल्प ऑफ बार्टर सिस्टम। बट लेटर ऑन क्या हुआ, अगर मैं बात करूं यहां पे थोड़ा सा डिटेल में, तो पहले आपकी जो चीजें थी, सबसे पहले क्या था आपके पास? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, आपके दिमाग में अगर हो, आपने जो वो मूवी आई थी ना मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में भी दिखाया हुआ था कि मान लो बहुत एक मंडी लगती थी, मंडी में अनाज वाला, वीट वाला भी बैठा होता था, राइस बेचने वाला, उसके बाद शू बेचने वाला, अलग अलग लोग बैठे होते थे। तो वो एक दूसरे के चीजों के थ्रू, है ना, कॉमोडिटी एक्सचेंज होता था किसके अंदर? बार्टर सिस्टम के अंदर। लेकिन फिर लेटर ऑन ये क्या हुआ, कॉमोडिटी ट्रेडिंग जो थी वो आपकी बदल गई किसके अंदर? जब मेटल कॉइन्स एंड ऑल का यूज होने शुरू हो गया। फिर स्लोली एंड स्लोली करेंसी आ गई, जिसको आप पेपर करेंसी बोलते हो। फिर पेपर करेंसी से आपका क्या आ गया गाइस? डिजिटल करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, वॉलेट्स एंड ऑल, है ना। So this is how the things evolved. ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड अंडर व्हाट? इकोनॉमिक्स। हम बार्टर सिस्टम स्टडी करते हैं, मेटल कॉइन्स को स्टडी करते हैं, पेपर करेंसी को, डिजिटल करेंसी को, इन सबको हम कहां पे स्टडी करते हैं? वी स्टडी ऑल ऑफ देम अंडर दी इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप एंथ्रोपोलॉजी की बात करो, सो एंथ्रोपोलॉजी में इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द मेथडोलॉजी कि कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं। सो यहाँ पे यूजुअली जो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, दैट इज फॉर द कलेक्शन ऑफ द डेटा। अब सिंस इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक्स रिलेटेड है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो डेटा भी वैसे ही कलेक्ट करेगी। लेकिन वहीं अगर आप एंथ्रोपोलॉजी की बात करो, सो यहां पे डेटा कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्वे, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनियर, विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यूज, विद द हेल्प ऑफ फेस टू फेस ऑब्जर्वेशन, विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो यहां पे जो डेटा होता है उसको काफी एक, यू कैन से, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कलेक्ट किया जाता है। लेकिन वहीं इकोनॉमिक्स में इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा कलेक्ट नहीं होता। वहां पे स्टडीज होती हैं जिसके बेसिस पे डेटा कलेक्ट होते हैं, एंड देन व्हाट इज डन, देन कंपैरिजन एंड जर्नलाइजेशन ऑफ डेटा इज डन। बट हियर यहां पे क्या होता है, लोग जाते हैं, जा जाके स्टडी करते हैं, एंड देन दे केम आउट विद डेटा। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक एक्सपर्ट को हायर कर लिया जाता है, वो एक्सपर्ट बोलता है अच्छा ऐसा होगा यहाँ पे, ऐसा होगा यहाँ पे, राइट। बट हियर द कंडीशंस आर समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे लोग जाके ट्राइबल लोगों के साथ रहते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन वहीं आपका इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मार्केट में सर्वे किया जाता है, वहां से डेटा कलेक्ट किया जाता है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस कि इन दोनों के मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में भी अंतर है। वाई अंतर है? क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट। बट आजकल क्या हो रहा है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमिक्स से जो है रिलेटेड है, इसीलिए
कोलैबोरेशन बढ़ रही है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को और एंथ्रोपोलॉजी को इकट्ठे डील करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड देन फाइनली यू विल राइट द कंक्लूजन पार्ट. ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, एंड आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से इसको स्ट्रक्चर करना है. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट, कुछ समझ में आ रहा है किसके बारे में बात कर रहे होंगे? रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स विद द पॉलिटिकल साइंस. So when you talk about political science guys, what comes to your mind कि political science क्या होती है? बताइए कुछ आइडिया. पॉलिटिकल साइंस क्या होती है? आपसे पूछा जाए कि बेटा व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस क्या बोलोगे? कैन यू से पॉलिटिकल साइंस इज समथिंग जिसमें आप संविधान के बारे में पढ़ते हैं, इन विच यू स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, in which you study about the governance, in which you study about the government कि वहां पे गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है. ठीक है, वहां पर आप पढ़ते हो इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है, किस तरह से वहां पे एग्जिट पोल्स हो रहे हैं, डिफर्मेशन क्या है, डिलिमिटेशन क्या है, उस इन सब चीजों को आप पढ़ते हो किसके अंदर? पॉलिटिकल साइंस के अंदर. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये हाउ इट इज रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी. डोंट यू थिंक कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा है व्हेन यू टॉक अबाउट मॉडर्न एंड ट्राइबल सोसाइटीज. ये जो मॉडर्न एंड ट्राइबल सोसाइटीज हैं ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अगर आप ट्राइबल सोसाइटी की बात करो तो यहाँ पे जंगल सिस्टम हुआ करता था, है ना, कि यहाँ पे क्या करते थे, वो जंगल सिस्टम था कि किसी को भी उठा के राजा बना देते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर एक कस्टमाइज सिस्टम है कि डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, अलग अलग सोसाइटीज में वो वेरी करता है, राइट. सो यहाँ पे यू कैन से बिकॉज ऑफ दिस एस्पेक्ट this thing becomes important from anthropological point of view. क्योंकि अगर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्डर को समझना है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम. ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलिए, सो इफ आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस किससे रिलेटेड है? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम से. सिमिलैरिटी क्या है? दोनों के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम होता है, लेकिन देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस. सेम अप्रोच, प्रिंसिपल, मेथोडोलॉजी एंड ऑल में डिफरेंस. अब यहां पे देखो, अगर आप बात करो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्डर्स की, Now what are internal orders? Internal orders are जो कि देश के अंदर की चीजें हैं. जैसे कि मान लीजिए इंटरनल ऑर्डर्स को कौन फोर्स करता है? आपका पुलिस. यू हैव सीबीआई, यू हैव इंटेलिजेंस ब्यूरो, यू हैव इन्फोर्समेंट एजेंसीज. ठीक है, सो ये सब क्या करती हैं? ये किसी भी इंटरनल ऑर्डर को इन्फोर्स करती हैं. लेकिन वही एक्सटर्नल ऑर्डर के लिए व्हाट वी हैव? डिप्लोमेसी, डिप्लोमेट्स, वी हैव मिलिट्री, राइट. सो यहां पे इन सब चीजों के पीछे का कारण क्या है? वही सोसाइटी से रिलेटेड है, तो वही आपका किसके अंदर आ जाता है? पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर. सो दैट इज व्हाई देयर इज अ रेलेवेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड दी एंड दिस पॉलिटिकल साइंस. क्लियर है? ज्यादा डिटेल में नहीं करना है इसको क्योंकि इसमें ज्यादा है नहीं है, लेकिन आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा. चलिए, नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद ऑल दीज थिंग्स इज व्हाट? मेडिकल साइंस. बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय मेडिकल साइंस. Medical science is doing wonders these days, right? So what exactly do you mean by medical science? Students, I am going very slow so that you can understand each and every aspect, है ना.
सो बताइए मेडिकल साइंस जैसे ही शब्द आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है कि मेडिकल साइंस क्या होगा? सो मेडिकल साइंस इज नथिंग बट इट इज द मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन डिजीज और ह्यूमन हेल्थ। इसमें आप क्या करते हो? ह्यूमन डिजीज या फिर ह्यूमन हेल्थ को मैनेज करते हो। किस तरह से ह्यूमन डिजीज एंड ह्यूमन हेल्थ को मैनेज किया जाता है? डिजीज को प्रिवेंट करके, ठीक है, पहले तो ऐसी मेजर्स लो कि डिजीज को प्रिवेंट किया जा सके। फिर चलो कोई बीमारी हो गई, उसको डायग्नोसिस हो, फिर डायग्नोज होने के बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट। जैसे कि इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल लगा लो कोविड-19। कोविड-19 में सबसे पहले क्या बोल रहे हैं वो लोग कि कोविड-19 से अपने आप को बचाना है तो क्या करो? वियर अ मास्क, यूज प्रॉपर सैनिटाइजर्स, है ना। उसके बाद जो है तभी घर से बाहर निकलिए जब जरूरी है। सो ये सब बातें आ रही है निकल के सामने। सो यहां पर आपको नहीं लगता कि दिस थिंग इज व्हाट प्रिवेंशन? अब अगर कोविड हो गया, आधे लोग तो टेस्ट ही नहीं कराते, बट डायग्नोस तो कराओ कम से कम। डायग्नोस करने के बाद उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उसमें मेडिसिन ली जाती है, विटामिन सी हो गया, विटामिन B1-2 हो गया, विटामिन डी हो गया, वो ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है? कम से कम हेल्थ तो सेफ रहेगी ना, ठीक है। सिमिलर थिंग गोज विद अदर एज वेल। सो जब आप ह्यूमन डिजीज या फिर ह्यूमन हेल्थ को प्रिवेंट करने की बात करते हो, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस। सो with it is related with what? Socio-cultural anthropology. Okay. Right? Okay. Now talking about the relationship of medical science with the biological anthropology or the social cultural anthropology. So ये क्या स्टडी करने में मदद करती है? ह्यूमन वेरिएशन, कि why the humans they vary, ठीक है, कि ह्यूमंस के अंदर जो है वो वेरिएशन क्यों आई है। ह्यूमन की एनाटॉमी को स्टडी करने में मदद करती है, जो ह्यूमन की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हेल्पफुल है, बिल्कुल जी हाँ, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये। दिस इज अ रिलेशनशिप एज वेल, कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या बात करते हैं। इन बायोटेक्नोलॉजी वी टॉक्स अबाउट कि जैसे मान लो आपने बात करी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, सपोज यू हैव टॉक्ड अबाउट क्लोनिंग एंड ऑल, सो डोंट यू थिंक दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी? डेफिनेटली आंसर इज यस, है ना। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन स्टडिंग द फोरेंसिक बायोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स, DNA एंड ऑल, वहां पे इसका रोल रहता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग के साथ भी ये डील करती है कि ह्यूमन बीइंग किस तरह से ग्रो किया। देन ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करने में भी इन दोनों का यूज रहता है। सो यू कैन कोट ऑल दीज पॉइंट इन रिलेशनशिप, है ना, कि हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। देन इफ यू टॉक अबाउट कि किस तरह से दिस इज रिलेटेड टू सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के साथ बात करो हेल्थ। हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो हेल्थ के बारे में स्टडी करने में मदद करती है कि किस तरह से डिफरेंट ट्राइबल पीपल दे वर टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ, डिजीज का डायग्नोज करने में, ट्रीटमेंट करने में, उसके बाद डिजीज को प्रिवेंट करने में बाय सोशियो कल्चरल मीन्स। कैसे? आपने सुना है कभी काढ़ा वाड़ा दे देते हैं, है ना, सो दैट, या फिर टूने टामे कर देते हैं, कई लोग कहते हैं झाड़ फूक लगवाया हो। सो दे आर ऑल व्हाट? दे आर ऑल व्हाट? सोशियो कल्चरल मीन्स, जिससे आप डिजीज का क्योर करने की बात कर रहे हो, ठीक है। देन कम प्रिमिटिव फार्मास्कोपिया। व्हाट इज दिस प्रिमिटिव फार्माकोपिया? देखो कई ना ट्राइब्स हैं, उन ट्राइब्स की अपनी एक मान्यता है, उन ट्राइब्स का अपना एक बिलीव है कि इस चीज को खाने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। जैसे मान लो हनी टस, है ना, हनी टस किससे बना हुआ है? हनी से बना हुआ है, ठीक है। आपने सुना होगा कि दूध में टर्मरिक डाल के दे दो तो पेन किलर है। डोंट यू थिंक ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग व्हाट, जो कि हम सोसाइटी में अपने बड़ों से सीखते आ रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे प्रिमिटिव की बात करी जाए, एक सहारिया ट्राइब है। हैव यू हर्ड अबाउट दिस नेम इन आर्ट एंड कल्चर? जो सहारिया ट्राइब है ना, ये कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल करती है फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मतलब पिल्स खाने की जरूरत नहीं है, हर्ब्स खा लो। सो दीज हर्ब्स विल एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स,
मीन्स फैमिली प्लानिंग की बात हो रही है भैया। और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन एंड ऑल बनी है, उसमें कुछ हर्ब्स ही होंगे, वो हर्ब्स कहाँ से आए, यहां से आए हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट व्हाट यू कैन टॉक अबाउट इज एक और ट्राइब है जिसका नाम है कानू ट्राइब। ऐसे ही कानू ट्राइब जो है ये भी आपकी एक हर्ब का इस्तेमाल करती है। ठीक है, सो यहां पे इस हर्ब के लिए इनफैक्ट ये पेटेंट की भी बात कर रही है। इस हर्ब का नाम है आरोग्या पाचा हर्ब। ठीक है, जो कि इम्यून सिस्टम की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम आएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द आंसर, देन फाइनली यू कैन कंक्लूड द थिंग्स। ठीक है, चलो अच्छा, यहां पे एक बहुत ही प्यारी सी चीज मैंने आपको बतानी है। जो डेवलपमेंट है ना मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी का, वो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अकर हुआ कि जब लगा कि यार डिजीज को प्रिवेंट करने की जरूरत है। सो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा एरिया है जहां पे हॉलिस्टिक तरीके से बायोकल्चरल अप्रोच यूज करके स्टडी की जाती है। सो कल्चर यहां पे क्या होता है, कल्चर होता है कि लोगों का भैया बिलीव्स क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर। लोगों का बिहेवियर, उनकी थॉट, उनका बिलीव, वो सारा का सारा किसका पार्ट है, कल्चर का पार्ट है। सो इसीलिए वो कह रहा है कि जो लोगों का डिफरेंट कल्चरल ओरिएंटेशन है, एक्सपीरियंसेस हैं, they have different notions, उनकी different notions हैं with regard to the concept of disease cure, कि किस तरह से आप डिजीज को क्योर कर सकते हो, उनको ट्रीट कर सकते हो, उनकी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे एक सिंपल सी मैंने आपको बताया हनी टस हो गया, टर्मेरिक वाला दूध हो गया। कई लोग झाड़ फूक में बिलीव करते हैं, कई लोग टूने एंड ऑल में बिलीव करते हैं। सो दे ऑल आर द पार्ट ऑफ देयर कल्चर। क्लियर? सो जब भी आप सोसाइटी की बात करो, सो 7 टाइप्स ऑफ कंसेप्ट, मैंने आपको बोला ना, कई लोग कहते हैं जादू मंत्र से हो जाएगा सारी चीजें, कई लोग को ये लगता है उन्होंने किसी आत्मा को डिस्टर्ब कर दिया इसलिए हो गया। ठीक है, डिजीज ऑब्जेक्ट इंट्रूजन, बीमारी इसलिए लगी है, कुछ ना कुछ ऐसा कांड करा होगा इसने, राइट। देन कम स्पिरिट, आत्मा आ गई जी उसके अंदर, तब हो गया। सोल और बॉडी लॉस, ऑर्गन लॉस हो गया, क्यों, क्योंकि उसने किसी देवता को गलत बोल दिया। ड्रीमिंग, सपने आते थे इसलिए हुआ, या फिर कोई और इंडिपेंडेंट अक्रेंस भी हो सकती है। उनका ये मानना है कि डिजीज आप ऐसे नहीं होती है, उनका ये मानना है डिजीज इसलिए हुई क्योंकि आपने जो नेचर थी उसको डिस्टर्ब किया। ठीक है, सो एंथ्रोपोलॉजी ये डील करती है हेल्थ इश्यूज के साथ ह्यूमन बीइंग, एंड इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको मेडिकल साइंसेस के बारे में जानकारी है तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद whom, विद दिस वन। ये क्या लग रहा है आपको, लाइफ साइंस है ना। दिस इज व्हाट डीएनए का स्ट्रक्चर दे रखा है। सो दिस टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद द लाइफ साइंसेस। सो नाउ कमिंग टू द लाइफ साइंस, देखो सबसे पहले तो ये जान लो एंथ्रोपोलॉजी और लाइफ साइंस में डिफरेंस क्या है। एंथ्रोपोलॉजी इज द वन जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के बारे में स्टडी करती है। लेकिन वही इफ आई टॉक अबाउट लाइफ साइंस, तो लाइफ साइंस किसके बारे में स्टडी करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और इट स्टडीज अबाउट द लिविंग बीइंग्स, जिनके अंदर लाइफ है, उन सबके बारे में ये स्टडी करती है। सो यहां पे ह्यूमन बीइंग तो इसको छोटा कंसेप्ट है। ठीक है, ये क्या करती है, पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करती है। सो यहां पे अगर मैं बात करूं कि इसको आप कैसे स्टडी करोगे, यू विल स्टडी इट विद हेल्प ऑफ प्रिमेटोलॉजी और पैलियो एंथ्रोपोलॉजी। सो यहां पे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ही रिलेटेड है लाइफ साइंसेस, बिकॉज ज्यादा डेप्थ में रिलेटेड नहीं है। इसमें इंसान के ओरिजिन को स्टडी किया जाता है, ये स्टडी किया जाता है ह्यूमन के अंदर वेरिएशन क्यों आ रही है,
उसके बाद अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं अंडर दी मेडिकल साइंसेस, नथिंग न्यू। अब यहाँ पे इट इज रिलेटेड टू वेरियस नेचुरल साइंसेस, जैसे कि इसमें आ जाती है जूलॉजी, मैंने अभी बताया ना किसके बारे में, आपका लाइफ साइंसेस के बारे में। सो लाइफ साइंसेस में आपका जूलॉजी आ जाती है। जूलॉजी में क्या होता है, जहां पे आप इंसान के अलावा बाकी एनिमल्स की भी बात करते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी में ह्यूमंस आ जाते हैं, इसीलिए इसने क्या बोला, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ डील करती है। एनाटॉमी, एनाटॉमी में आप क्या करते हो, हर एक इंडिविजुअल बॉडी पार्ट के फंक्शनिंग की बात करते हैं। मैं अपने फिंगर्स की बात कर, so my hand is a different body part, my fingers are different one, my face is a different one, ठीक है। स्टमक अलग है, किडनी अलग है। सो हर बॉडी पार्ट किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है वो हम एनाटॉमी में कंसिडर करते हैं। जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि डिफरेंट जो पॉपुलेशन है उसके अंदर वेरिएशन क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स और हमारे में क्या अंतर है, ठीक है, ऐसे ही वी विल स्टडी अबाउट कि हमारे बहन भाई और हमारे में क्या अंतर है। सो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ जेनेटिक्स। या फिर जो लेट अस से नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग हैं, वो कैसे दूसरी स्टेट के लोगों के साथ डिफरेंट, सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ओवर हियर। एक पर्सन थे जिनका नाम था पॉल ब्रॉक। पॉल ब्रॉक फेमस बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को क्या बोला कि ये एक साइंस है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ह्यूमैनिटी को स्टडी करना। किसको स्टडी करना, ह्यूमैनिटी को, कंसिडर्ड एज अ होल इन इट्स आर्ट एंड इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द नेचर। आर्ट को स्टडी करना या फिर पूरे के पूरे नेचर को स्टडी करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। बट इसने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, बट इट डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू द कंटेम्पररी एवरेज मैन, बट इज इंटरेस्टेड इन कंपैरेटिव स्टडी कि ह्यूमन की आप कंपैरेटिव स्टडी करो, पुराने जमाने में ह्यूमन कैसा था, आज के जमाने में कैसे और फ्यूचर में कैसा होगा, राइट। इसीलिए हमें बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी भी जरूरी है। आजकल तो वैसे इतनी बीमारियां आ रही हैं तो वैसे ही पढ़नी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कमिंग टू दिस पार्ट, ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है। That is relationship of anthropology with the behavior of a person or with the psychology. So when you talk about behavioral science or when you talk about psychology, देखो हर इंसान का अपना एक अलग माइंडसेट होता है। उस इंसान के माइंडसेट को समझने में ही सबसे बड़ी स्यापा है ना, सबसे बड़ी दिक्कत है मुझसे। सो यहाँ पे अलग अलग स्कूल्स हैं जिनकी अलग अलग सोच है, अलग अलग व्यू पॉइंट्स है इसको लेके। सो यहाँ पे सबसे पहला जो स्कूल है विच दे टॉक अबाउट इज क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म। अब क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म सबसे पहला स्कूल था जो कि बात करता है इन दोनों के रिलेशनशिप की। वो क्या बोलता है, दिस स्कूल बेसिकली इज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ थॉट और अर्लीस्ट स्कूल ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, जो कि किसके साथ डील करता है, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड एवोल्यूशन ऑफ द कल्चर, कि किस तरह से सोसाइटी और कल्चर ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी एंड कल्चर ओरिजिनेट हुआ वो यूनिलीनियर एवोल्यूशन हुआ उसका साइकिक यूनिटी के साथ। यूनिलीनियर का मतलब क्या होता है कि भैया सेम टाइम में सब जगह सेम टाइम में सभी जगह सारी चीजें हुई, ठीक है। भी कल्चर जो था वो एक ही टाइम पे ओरिजिन हुआ सारी जगहों पे। दिस इज अ थिंग ऑफ व्हाट, दिस इज व्हाट यूनिलीनियर एवोल्यूशन सेज, ठीक है, कि कहीं पे कुछ ऐसा अलग नहीं हुआ, एक ही टाइम पे सब जगह चीजें इवॉल्व होगी। आर यू गेटिंग द थिंग? लेकिन वहीं जो साइकिक यूनिटी होता है, साइकिक यूनिटी टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट कि वर्ल्ड में आप कहीं पर भी चले जाओ, लोगों की साइकोलॉजी, लोगों की जो सोच है वो सेम है, ठीक है। लोगों का जो बिहेवियर है, लोगों की जो सोच है वो सेम रहेगी। दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ साइकिक यूनिटी।
और इस कंसेप्ट को एक जर्मन पर्सन थे उन्होंने दिया था, और उन जर्मन पर्सन का नाम था एडोल्फ। उन्होंने क्या बोला था कि जो साइकोलॉजी होती है ना इंसान की सोचने की जो क्षमता होती है वो सब जगह क्या रहती है, बराबर रहती है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं यूनिलीनियर की, यूनिलीनियर में वो कहता है सेम टाइम पे सब जगह ओरिजिनेशन हुआ है चीज का। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो यहां पे जो भी हम बात करते हैं कि हाउ द सिंपल टू दीज टाइप ऑफ सोसाइटीज आर फॉर्म्ड, सो उनके अकॉर्डिंग ऑल दीज थिंग्स हैपेंड बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, यूनिलीनियर एंड द सेकेंड वन इज द साइकिक यूनिटी। वो कहता है कि साइकिक यूनिटी की सबकी अलग अलग सोच है, दैट इज अ कॉज ऑफ कि यहां पे कल्चर पे असर पड़ता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हमने क्या बोला कि सेम लाइन, सेम मैनर, सेम टाइम पे सब जगह कल्चर ओरिजिनेट हुआ, लेकिन उस टाइम जब कल्चर ओरिजिनेट हुआ लोगों की सोच सेम थी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बहुत टाइम में बदलाव आया लोगों की सोच बदल गई, जिसके कारण कल्चर भी बदल गया एंड द कल्चर इट स्टार्ट्स गेटिंग इवॉल्व्ड। आर यू गेटिंग द थिंग्स? जैसे कि यहां पे अगर एक एग्जाम्पल देके बात करें, पहले इफ यू रिमेंबर क्या हुआ करता था, हंटिंग एंड गैदरिंग एक्टिविटीज हुई करती थी। सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग एक्टिविटीज हुआ करती थी, जिसको आप बोलते हो स्वैगरी। ठीक है, लोग जो थे जितना उनको चाहिए होता था उसको हंट करके खा लेते थे और उसी में ही खुश थे। ठीक है, लेकिन स्लोली स्लोली उन्होंने जानवरों को क्या करना शुरू किया, डोमेस्टिकेशन, दैट इज बार्बरिज्म। उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट मेकिंग की बात शुरू करी। जैसे ही इन्होंने प्रॉफिट मोटिव हो गया इनका, दैट टर्न इनटू व्हाट, दैट टर्न इनटू अ civilization. And all this thing is happening, why? All these things is happening because the behavior of the people are changing. उनकी साइकोलॉजी चेंज कर रही है इसीलिए। ठीक है, क्लियर हो रही है बात कि किस तरह से स्वैगरी से बार्बरिज्म, बार्बरिज्म से जो आपकी सिविलाइजेशन है उसका जन्म हुआ। ठीक है, क्लियर है बात? तो इतनी। चलिए नेक्स्ट। सो यहां पे आपके ये जो कंसेप्ट था, ये पर्सन थे जिनका नाम था एल.एच. मॉर्गन, उन्होंने दिया। उसके बाद आपके एक नेक्स्ट पर्सन आए जिनका नाम था फ्रेंच बोआज। फ्रेंच बोआज ने क्या किया, उन्होंने सोशियो कल्चरल फिनोमेना को स्टडी किया कल्चरल मीन की मदद से। जो भी कल्चर की चीजें थी उसके हेल्प से उन्होंने सोशियो कल्चरल फिनोमेना को स्टडी किया। Now what this person did, actually फ्रेंच बोआज एक बहुत ही इंटेलेक्ट पर्सन थे। इन्होंने ना कहा कि पहले भैया मुझे क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। इन्होंने जो यूएस में 300+ ट्राइब का डेटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि मैं तब तक थ्योरी नहीं दे दूंगा कोई भी जब तक मेरे पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा ना हो जाए। जब तक मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक मैं कोई भी कंक्लूजन, कोई भी थ्योरी नहीं दे सकता। दैट वाज बीइंग सेड बाय फ्रेंच बोआज। ठीक है, सो इन्होंने डेटा इकट्ठे करते रहे एंड दैट टू जो इन्होंने डेटा कलेक्ट किया ना, दैट वाज थ्रू द फेस टू फेस ऑब्जर्वेशन। ऐसा नहीं था कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर लिया, फेस टू फेस ऑब्जर्वेशन के अंडर इन्होंने डेटा कलेक्ट। सो सारा का सारा डेटा यहाँ पे क्या था, दैट वाज ऑथेंटिक डेटा। कोई भी डेटा ऐसा नहीं था कॉपी पेस्टेड था। और इस डेटा को उनका यूज किया अलग अलग लोगों ने, जैसे कि इनके डेटा को मैलिनवोस्की ने भी यूज किया था। ठीक है, इनके डेटा को इनके ही स्टूडेंट्स ने यूज किया। अब यहाँ पे मैलिनवोस्की ने इनके डेटा को यूज करके